अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर और प्रोफेशनल एजुकेशनल नोमेनक्लेचर इल्म दानिश बुक मॉडल पेपर नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन सब कॉन्टिनेंट और वाज रिकमेंडेड इन। बर सग़ीर में जो 3 यूनिवर्सिटीज़ थी जिनका जो है ब्रिटिश कौंसिल ने उन्होंने कहा था कि 3 यूनिवर्सिटी फौरी कायम की जाए, तो ये 1854 वुड डिस्पैच जो था एग्रीमेंट था उसमें उन्होंने, और वो 3 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी थी? वो थी लखनऊ, कोलकाता और मद्रास में थी। ये 3 यूनिवर्सिटी का उन्होंने कहा था कि ये 3 यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो ये 3 यूनिवर्सिटीज़ का जो ऑर्डर हुआ था वो वुड डिस्पैच 1854 में। सेकंड है, विच इज़ द यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन फॉर सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे की सोशलाइजेशन के लिए यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन कौन सा है? तो वो फैमिली है। यानी सोशलाइजेशन से मुराद ये है कि बच्चा जो घुलता मिलता है, जो लोगों के साथ इंटरेक्शन करना शुरू करता है, और वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जहाँ से वो ये काम करता है, तो वो फैमिली है। सबसे पहले बच्चा फैमिली से सोशल वैल्यू, सोशल कल्चर सीखता है। थर्ड क्वेश्चन, एट व्हाट लेवल ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट्स इंटर इन एडोलसेंस एज। बच्चे एडोलसेंस, अब एडोलसेंस की एज कौन सी होती है? एडोलसेंस की एज होती है 12 से 19 साल, 12 से 19 साल। और ये 12 से 19 साल में जो बच्चा होता है वो किस लेवल ऑफ एजुकेशन पे होता है? तो सेकेंडरी यानी 9वीं 10वीं जो है बच्चा एक जो 14-15 सालों में, यानी कि सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन में जो आ जाता है बच्चा, वो डेफिनेटली एडोलसेंस एज में होता है। 4 क्वेश्चन है, विच फिलासफी एम्फसाइजेज ऑन एजुकेशनल मेजरमेंट। कौन सी फिलासफी है जो एजुकेशनल मेजरमेंट पे जो है ना वो उसका फोकस होता है? यहाँ पे 3 दी हुई हैं। ये बेसिकली ये जो है ना वो 3 स्टाइल्स ऑफ फिलासफी भी हैं। फिलासफी के 3 स्टाइल्स हैं। एक स्टाइल है एनालिटिकल फिलासफी, दूसरा पर्सपेक्टिव, तीसरा स्पेकुलेटिव फिलासफी। और जो एनालिटिकल फिलासफी होता है ये बेसिकली असेस करने के लिए होता है, एजुकेशनल जो हम ऑब्जेक्टिव होता है उनको मेजर करने के लिए होता है। और इस तरह जो स्पेकुलेटिव है वो थीरीज डेवलप करने के लिए, और पर्सपेक्टिव राइट एंड रॉन्ग के लिए। तो एनालिटिकल फिलासफी जो होता है वो एजुकेशनल मेजरमेंट, एजुकेशन को असेस करने के लिए ये स्टाइल यूज़ होता है। द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन रूट्स इन, जो एडमिनिस्ट्रेशन का वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब ये है सर्विसेज देना। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है सर्विसेज देना। और वैसे एक ब्रॉडर टर्म में देखा जाए तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं इनका काम होता है पॉलिसीज़ मेक करना। जो पॉलिसी बनाने वाले होते हैं वो यही एडमिनिस्ट्रेशन वाले होते हैं। द टर्म बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर रिप्रेजेंटेड, ये जो बोर्ड ऑफ कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैठेंगे, तो ये कौन लोग होते हैं? तो ये वो लोग होते हैं जो मैनेजर होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जो किसी भी इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने वाले होते हैं उन्हें डायरेक्टर्स बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर। SAQ स्टैंड फॉर, SAQ कहते हैं सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस, खुद को असेस करने वाले। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन, एब्रीविएशन आपने याद कर लेना, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन SAQ है। 9 है, द प्रॉब्लम इन मल्टीपल आइटम इज़ रिप्रेजेंटेड इन। मल्टीपल चॉइस में जो एटम्स होते हैं उनको जो प्रेजेंट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्टेम्स कहते हैं, स्टेम कहते हैं। यानी मल्टीपल चॉइस एटम की जो स्टेटमेंट हमारे पास होती है उसको हम लोग कहते हैं स्टेम कहते हैं। 10 क्वेश्चन है, विच ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट हैज़ लेस अपॉर्चुनिटी फॉर गैसिंग। कौन सा है जिसमें गैसिंग के जो है ना वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती? तो ये मैचिंग एटम होते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा धुंधला नज़र आएगा, लेकिन आपने क्या करना है कि उसको सुनने पे फोकस करना है। तो मैचिंग एटम जो होते हैं उसमें गैसिंग नहीं होती। टॉपिक्स ऑफ, ये वाला जो है टॉपिक्स ऑफ लिमिटेड स्कोप आर असेस्ड बाय। तो लिमिटेड जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है वो कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स एटम कहते हैं, जहाँ पे जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। 12 क्वेश्चन, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। देखिए मैंने वो बताया था कि टेस्टिंग की मुख्तलिफ टाइप में से एक नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है। तो एक CRT क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की जो टर्म है ये सबसे पहले किसने दी थी? ये ग्लेजर ने दी थी। 13 क्वेश्चन है, स्टूडेंट एबिलिटी टू एनालाइज असेस थ्रू। जब किसी भी स्टूडेंट को हमने एनालाइज करना होता है, उसको हम ब्रॉडर टर्म पे उसको जांचना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए जो क्वेश्चन पेपर उसको जो देता है वो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स एटम होते हैं, कि ताकि वो बच्चा अपने जो ओरिजिनल थाट्स हैं उनको एनालाइज कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके, उसको अच्छे तरीके से अपने आइडियाज़ को पेश कर सके।
14 है डायग्नोस्टिक टेस्ट में बी डिस्टिंग्विश फ्राम एवेल्यूएटिव टेस्ट इन दैट डायग्नोस्टिक टेस्ट आर टिपिकली डिज़ाइन टू। जो डायग्नोस का मतलब क्या, शनाख्त करना, पहचान करना, जो डिफ़िकल्टी भी उसकी लर्निंग की किसी स्टूडेंट की आ रही है उसको जांचना। तो इसको हम कौन सी टर्म कहेंगे, तो इसको पिन पॉइंट करना, यानी वो जो मसला है लर्निंग में, कौन जो डिफ़िकल्टी है तो उसको पिन पॉइंट करना, उसको हम ये कहेंगे कि डायग्नोज करना। यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ टेस्ट वी कैन मेजर अ मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ द कंटेंट। वो कौन सा टेस्ट है जिसमें हम जो मैक्सिमम प्रोपोर्शन है, बहुत ज़्यादा कंटेंट को हम जो है ना एवेल्यूएट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो स्पेकुलेटिव टाइप टेस्ट है, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। सब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव में तो हम एक थोड़े से एरिया से भी हम बहुत सारे MCQs बना सकते हैं, और सब्जेक्टिव में एक ख़ास यानी कि बहुत ज़्यादा कंटेंट हम कवर कर सकते हैं। 16 क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टेस्ट इज़ यूज टू जज द स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द लर्नर विद इन द होल कंटेंट। कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसके ज़रिए हम एक जज कर सकते हैं उस सारे नॉलेज को, जो सारा स्पेसिफिक हमारे पास एक नॉलेज था या कोर्स था कि लर्नर ने उस होल कंटेंट में से कितना कुछ लर्न किया। तो कौन सा जो है ना वो हम कैसे जज करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लेंगे, जिसका हमारा यानी मकसद होगा कि हम उसका क्या चीज़ उसकी एवेल्यूएट करना चाह रहे हैं, क्या कुछ जांचना चाह रहे हैं। तो इसके लिए वो जज करने के लिए हम कौन सा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट उससे लेंगे। 17 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एटम इज नॉट अ सिलेक्शन एटम। सिलेक्शन एटम क्या होता है कि जिसमें हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं, ऑप्शन ले रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें ट्रू फॉल्स में हम सिलेक्ट करते हैं ट्रू है या फॉल्स है। मल्टीपल में 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो हम उसमें से कोई सिलेक्ट करते हैं। मैचिंग में हम हमारे सामने दिए होते हैं तो हम उनको मैच कर रहे होते हैं। लेकिन शॉर्ट आंसर जो होता है उसमें हम मैच नहीं कर रहे, सिलेक्ट नहीं कर रहे होते। 18 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सप्लाई रिस्पॉन्स एटम। जो सप्लाई रिस्पॉन्स एटम है उसको हम शॉर्ट आंसर एटम भी कहते हैं, और अगर यहाँ पे कंप्लीशन एटम होता तब भी, यानी सप्लाई से मुराद देखें जहाँ पे कुछ जगह खाली है और आपने कुछ थोड़ा सा लिखना है और वो स्टेटमेंट पूरी हो जानी है, वो आंसर उसका मिल जाना है, तो इसको सप्लाई रिस्पॉन्स एटम कहते हैं, और इसको कंप्लीशन एटम, शॉर्ट आंसर एटम भी कहते हैं। 19 क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन अ स्पीड टेस्ट एंड पावर टेस्ट हैज़ टू डू विद। जो डिफरेंस है बिटवीन स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट, बेसिकली इसको मतलब को पहले समझ लें कि स्पीड टेस्ट ये होता है कि जिसका ताल्लुक टाइम के साथ होता है, कि एक टाइम फ्रेम में हम कितनी लर्निंग जो है हम कर रहे हैं, यानी एक टाइम, यानी यहाँ हमारा टारगेट होता है कंटेंट और उसको पूरा करना होता है एक टाइम में। और पावर टेस्ट में होता है कि हमारी कितनी कैपेबिलिटी है कि एक टाइम यहाँ पे हमारे पैसे हो जाएगा कि हमें एक टाइम मिला है, उस टाइम के अंदर हमारी पावर कितनी है कि हम कितना मैक्सिमम लर्न कर सकते हैं। यानी वहाँ पे हमारे पास स्पीड टेस्ट में हमें पास हमने टाइम को बचाना है, और जो पावर टेस्ट है यहाँ पे हमारे पास टाइम तो दिया हुआ है लेकिन हम यहाँ पे कंटेंट को मैक्सिमम रिप्रेजेंट करना है, मैक्सिमम कंटेंट को लर्न करना है। यानी किसी बंदे की मैक्सिमम लर्न करने की एबिलिटी जो है वो उसको पावर टेस्ट हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है द टाइम लिमिट अलॉटेड फॉर अ कंप्लीशन ऑफ द एटम, इसका डिफरेंस जो मेन वही है कि जो एटम्स दिए हुए हैं उनको एक अलॉटेड टाइम में पूरा करना। 20 क्वेश्चन, द लर्निंग मेथड दैट इज एसोसिएटेड विद ऑब्जर्विंग ऑफ बिहेवियर ऑफ अदर इज कॉल्ड। वो लर्निंग कौन सी लर्निंग होगी जिसमें दूसरों को बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए लर्निंग बाय ट्रायल एरर, लर्निंग बाय इमिटेशन। तो लर्निंग बाय इमिटेशन मतलब यही होता है ऑब्जर्व करना, देखना। तो जब एक ऑब्जर्विंग ऑफ बिहेवियर, किसी दूसरे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, उसे लर्निंग ऑफ इमिटेशन कहेंगे। इन विच स्टेज ऑफ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड हैज़ अ बिल्ट इन स्कीमा। कौन सी स्टेज है कि जो बच्चे के अंदर जो ऑलरेडी बिल्ट इन स्कीमा है उसके मुताबिक चल रहा होता है। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज है कि जिसके अंदर जो है ना कुछ ख़ास उसने अपनी तरफ से ना उस वेरिएशन है ना उसका मतलब कुछ ख़ास नहीं सीखा, बस वो उसके अंदर जो बिल्ट इन था, पहले कोई स्केच था उसके मुताबिक वो चल रहा होता है, सेंसरी मोटर स्टेज होगा। 22 है, इन द इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ न्यू एक्सपीरियंस इन टू बिल्ट इन स्कीमा, कि हमारे अंदर जो स्कीमा, जो हमारे अंदर ऑलरेडी स्ट्रक्चर है, जो कुछ हम जानते हैं उसके अंदर नई चीज़ को ऐड करना, तो उसको हम कहते हैं असमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसका? असमिलेशन। और अगर हम यही कहते हैं कि उसी सेम को अपने अंदर एडजस्ट करना, सेम कंटेंट को एडजस्ट करना, तो हम अकोमोडेशन कहते हैं। पियाजे डेवलप द 3 माउंटेन्स टेस्ट। ये वाला
एक नई मतलब कोई है इसका जो है ना, वैसे तो एगोसेंट्रिसिज्म जो है जैसे वेगोट्स्की प्राइवेट स्पीच की बात करता है खुद को अपने थॉट्स को रेगुलेट करने के लिए, इसी तरह जो पियाजे है ये इसी को एगोसेंट्रिसिज्म कहता है कि जब बच्चा अपने ही थॉट्स को रेगुलेट करने के लिए, अपने आप को खुद को समझाने के लिए, खुद को डायरेक्शन देने के लिए जो स्पीच करता है, खुद के साथ बातें करता है, उसे एगोसेंट्रिसिज्म कहते हैं। तो इसके लिए जो पियाजे है इसने थ्री माउंटेन टेस्ट जो है ना वो इसने डेवलप किए थे और इसको एगोसेंट्रिसिज्म कहते हैं। 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोच टू एजुकेशनल प्लानिंग। एजुकेशनल प्लानिंग के लिए कौन सी अप्रोच हम यूज़ करेंगे? मैन पावर अप्रोच यूज़ करेंगे, सोशल डिमांड अप्रोच यूज़ करेंगे। तो ये दोनों अप्रोच यूज़ होंगी, जिसमें मैन पावर अप्रोच भी होगी प्लानिंग में कि जो हमारे वसाइल रिसोर्स को, सोशल की जो हमारी सोसाइटी है उसकी डिमांड क्या है, हमारे पास किस तरह के टीचर मौजूद हैं जो पढ़ा सकते हैं, और हमारे जो सोशल डिमांड्स है, जो हमें फर्दर फ्यूचर में पेश आने वाली डिमांड्स है, जो हमारी सोसाइटी डिमांड है वो क्या है। ये दोनों चीज़ें प्लानिंग के टाइम पे हम इसको जो मद्देनज़र रखेंगे। 25 द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड टू डिफाइन द वन बेस्ट वे फॉर अ जॉब टू बी डन इज़ नॉन एज। तो साइंटिफिक मेथड वो साइंटिफिक मैनेजमेंट होगा। साइंटिफिक मेथड है कि जिसमें जो हम जॉब में यूज़ करते हैं उसको जानने के लिए, तो इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट कहेंगे। 26 द पर्पस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ टू एनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन आर इंस्टीट्यूट टू कैरी आउट इट्स फंक्शन विद। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको इज़ टू इनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन, और उसका जो है ये पर्पज़ कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो फंक्शन करे, और इसके लिए क्या होगा कि इसको मैक्सिमम एफिशिएंसी कहेंगे कि यानी वो जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी यही होता है कि वो ऊपर से पॉलिसी बना के और नीचे तक ऑब्जर्व करती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी लेने की कोशिश करती है। विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का टाइप देखिए द ट्रायल एंड एरर है। ये एक्सपेरिमेंट की टाइप है कि आप काम करते हैं और लेबॉर्ट्री में जहाँ भी कर रहे हैं तो काम गलत हो जाता है, फिर दोबारा करते हैं। इस तरह कंट्रोल ऑब्जर्वेशनल स्टडी। अगर यहाँ पे अकेला होता ना ऑब्जर्वेशनल स्टडी, तो फिर हम ये एक्सपेरिमेंट ना होता, क्योंकि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके लिए हमने कोई कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, आपने पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमेशा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होती है। तो अब यहाँ पे कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन स्टडी लिखा हुआ है, तो इट मीन वो जो माहौल जहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमने उसको इतना साजगार बनाया हुआ है कि वो हमारे मुताबिक चल रहा है, चीज़ें अपनी मर्ज़ी से नहीं चल रही, हमारे मुताबिक चल रही हैं। तो ये कंट्रोल, ये वाली एक्सपेरिमेंटल होगा। एक्सफैक्टो पोस्ट फैक्टो, ये भी ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की टाइप है। तो केस स्टडी लिखा, केस स्टडी जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं है। केस स्टडी क्या होती है कि जिसमें हम किसी भी एक फिनोमेना को डीपली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, क्रॉस सेक्शनल भी हो सकती है, यानी क्वेश्चन एक है और उसको गाहे बगाए हम कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, या टाइम के साथ क्वेश्चन बदल रहे हैं और एक टाइम में कर रहे हैं। तो ये कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर कंट्रोल्ड नहीं होता, जो क्योंकि ये लंबे अरसे तक चलती है, 6 महीने साल, एक लंबे अरसे तक चलने वाली जो होती है स्टडी, से केस स्टडी कहते हैं। तो ये वाली एक्सपेरिमेंटल नहीं होगी। द स्वॉट अप्रोच असेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, SWOT इसे कहते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, और इसके अलावा था अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ये 4 चीज़ें जो है ना वो रिप्रेजेंट करती हैं। ये मैनेजमेंट का ही एक जो है एब्रीविएशन है ऑर्गेनाइजेशन में, कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। 29 क्वेश्चन है मेंटोरिंग इज़ प्राइमरली एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ। जो मेंटोर जो होता है, यानी वो लीड करने वाला, जो आपको हर वो शख्स जो आपके काम में आपको गाइड कर रहा हो, आपको अच्छा बुरा बता रहा हो, तो वो लीड कर रहा होता है बेसिकली। तो यहाँ बाकी ऑप्शन जो है प्लानिंग वो एक अलग चीज़ है, ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग चीज़ है। तो लीडिंग यहाँ पे जो है ना वो प्रॉपर अच्छा आंसर है। 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फार्मूला फॉर रेंज। रेंज का फार्मूला क्या है? रेंज का फार्मूला ये होता है कि हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को हम जो है वो माइनस करते हैं, तो जो बाकी हमारे पास आंसर रह जाता है तो वो रेंज होती है। तो हाई अचीवर टू लो अचीवर, हाई अचीवर माइनस लो अचीवर, वो हमारी रेंज होती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 31 है द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर इन द सेट ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड। जो बहुत ज़्यादा हमारे पास वैल्यूज़ हैं, डिजिटल नंबर्स हैं, और उन नंबर्स में जो मोस्ट अकरिंग वैल्यू है उसको जो बार बार आ रही है उसे मोड कहेंगे। मीडियन क्या कहते हैं? मीडियन मिड पॉइंट को मिडिल पॉइंट को कहते हैं, जो सबसे दरमियान में आ रहा हो। और अगर वो इवन नंबर हमारे पास हों तो हम क्या करते हैं कि इधर से भी मतलब लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे एक प्रॉपर छोड़ के, और जो दरमियान वाले दो हैं उन दोनों को एवरेज निकाल लेंगे, इन 2 पे तकसीम कर देंगे। 33 अ ग्राफ डेट यूजेस वर्टिकल बार्स
प्रेजेंट डाटा, वर्टिकल बार, इट मीन यानी सीधी लाइनें ऊपर की तरह, बार्स की तरह सीधी लाइनें हों तो उसे कौन सा कहे, वो बार ग्राफ ही होगा। 34 द ग्रुप डेट रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कंडीशन इज, तो एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कंडीशन वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ही होगा। देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च सबसे अलग रिसर्च है कि इस जब भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हमारे जहन में चीज़ आनी चाहिए कि ऐसी रिसर्च होगी जहाँ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होगा, जहाँ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर रहे होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर उसका जो इफेक्ट होगा वो सॉर्ट कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें हम हमारे जहन में होनी चाहिए, तो हमें एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कंडीशन याद रहेगा। 35 है द रिसर्चर इंटेंड टू कलेक्ट बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा विद द हेल्प ऑफ वन टूल ऑफ रिसर्च, विच टूल ऑफ रिसर्च विल बी सिलेक्ट। तो रिसर्चर जो डाटा कलेक्ट कर रहा है और वो क्वालिटेटिव भी है क्वांटिटेटिव भी है, तो देखिए क्वेश्चनेयर होगा, जो क्वेश्चनेयर होता है, अब क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो चाहे क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो तो क्वेश्चन, अब फ़र्क क्या होता है, फ़र्क ये होता है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारा जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे क्लोज एंडेड होंगे, यानी उसमें येस और नो, हाई लो, इस तरह का, यानी हम वेरी गुड इस तरह का हम आंसर ले रहे होंगे। और जब हम कर रहे होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम अगले बंदे का पूरा नरेटिव लेते हैं, उस बंदे को क्वेश्चन देते हैं, उसको कहते हैं कि हाउ, इट मीन यानी उन सवालों में हाउ का लफ्ज़ आ रहा होगा, कैसे ऐसे हुआ, वाई हम रीज़न ले रहे होंगे। तो जब हम अगले बंदे से उसकी मर्ज़ी के मुताबिक मैक्सिमम मतलब उसकी मर्ज़ी के मुताबिक आंसर ले रहे हो तो वो क्वालिटेटिव हो जाएगा। तो क्वेश्चनेयर ही होता है बोथ दोनों के लिए। 36 द क्वेश्चनेयर मस्ट बी अकम्पेंड विद ब्रीफ कवरिंग लेटर, जो क्वेश्चनेयर है कौन सी उस कवरिंग लेटर में क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो क्वेश्चन ही होने चाहिए, क्वेश्चनेयर क्वेश्चन ही होने चाहिए। 37 द परफॉर्मेंस और अटेनमेंट ऑफ द स्टूडेंट इज कॉल्ड, जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है, जो अचीवमेंट है, जो अटेनमेंट है उसे अचीवमेंट कहेंगे। 38 है अ टास्क और एक्सरसाइज कैरिड आउट बाय द स्टूडेंट इन द क्लासरूम एंड फ्रीक्वेंटली सेट बाय द टीचर विच हैज़ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, यानी एक बच्चा जो क्लास में जो काम कर रहा है, जो एक्सरसाइज कर रहा है क्लास के अंदर, या जो बार बार टीचर उससे करवा रहा है, तो क्या चीज़ होगी, तो ये एक्टिविटी होगी जो टीचर्स करवा रहा होगा। 39 पोटेंशियल एबिलिटी, अब लफ्ज़ पोटेंशियल आया तो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि एप्टीट्यूड की बात कर रहा है, यानी जब हम किसी भी स्टूडेंट को जो टेस्ट लेते हैं उसे अगली क्लास में बिठाने के लिए और जांचना चाहते हैं कि इसका पोटेंशियल क्या आया है कि वो उस क्लास में सर्वाइव कर पाएगा, तो उसके लिए ये पोटेंशियल का जो कीवर्ड है याद कर लें, पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट टू असिमिलेट द नॉलेज स्किल्स अंडरस्टैंडिंग सक्सेसफुली इन द क्लासरूम, तो ये वाले जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए होगा। 40 क्वेश्चन द क्लासरूम असेसमेंट मेनली फोकस ऑन, क्लासरूम की जो असेसमेंट है किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है, तो बेसिकली ये हमारा मेजरमेंट ऑफ अटेनमेंट के ऊपर कर रही होती है। क्लास में जो टीचर टेस्ट बच्चे से ले रहा है तो वो बच्चे को चेक कर रखे, बच्चे को जो है ना वो मार्क्स दे रहा होता है, तो मेजरमेंट ऑफ अटेनमेंट का जो एब्रीवेशन जो है सिनोनिम है वो अचीवमेंट भी कहते हैं, कि उसकी अचीवमेंट को मेजर कर रहे हैं। कैसे मेजर कर रहे हैं कि हमने जो बच्चे को जो क्वेश्चन दिया वो 10 नंबर का, मैंने उसे कहा कि ऐसे मैंने लिखने को कहा, तो मैं उसमें से 7 नंबर देता हूँ, 6 देता हूँ, 5 देता हूँ, तो मैं उसकी जो अचीवमेंट है उसको मेजरमेंट के सूरत में दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे उसका पोटेंशियल नहीं देख रहा कि उसका पोटेंशियल ज़्यादा था लेकिन उसने नंबर कम लिए, मतलब उसने नहीं काम किया हुआ, उसकी एबिलिटी थी उसने नहीं किया, उसका एप्टीट्यूड था उसने, मैं उसकी अचीवमेंट देख रहा हूँ। तो क्लासरूम हमेशा जो टीचर जो क्लासरूम में टेस्ट ले रहा होता है वो अचीवमेंट टेस्ट होता है, और अचीवमेंट टेस्ट का यहाँ पे जो सिनोनिम है वो अटेनमेंट लिखा हुआ है, और जो हमारा मेजरमेंट है ये मोस्टली हम क्लास में मेजरमेंट यूज़ कर रहे होते हैं। 41 द असेसमेंट वेयर स्टूडेंट assessed against his own previous level of attainment, ये एक न्यू टर्म है यहाँ पे कि हमें ये तो पता है कि नॉर्म रेफरेंस क्या होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, सम्मेटिव क्या होती है, तो वो ये कह रहा है कि द असेसमेंट वेयर स्टूडेंट असेस्ड अगेंस्ट हिज ओन, कि वो असेसमेंट जब स्टूडेंट को उसके पुराने लेवल के मुताबिक जो अचीवमेंट को देखा जाता है, यानी कल उसने अगर 10 नंबर लिए थे आज भी उसके 10 नंबर हैं, तो हम उसके इस लेवल को देखने के लिए जो टेस्ट लेते हैं ये मतलब वो रिलायबिलिटी की तरफ से आता है, तो इसको IP सेटिव कहते हैं, IP सेटिव। शायद ये यहाँ पे वर्ड जो है ना वो गलत लिखा हुआ है या कि नई टर्म है, तो इसको आप अपने ज़हन में बिठा लें। 42 है विच सेक्शन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट कंटेंट दैट द रिसर्चर फुली इंटरप्रेट, जब इंटरप्रेट की बात आए तो इंटरप्रेट हम असेसमेंट में कर रहे होते हैं, एंड एवेल्यूएट द रिसर्च, तो ये डिस्कशन मेथड होगा जिसके अंदर जो रिसर्चर है वो बातें भी कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, एवेल्यूएट कर रहा है, इंट्रोडक्शन मेथड रिजल्ट ये अलग चीज़ें हैं। 43 है
व्हाट कैन पायलट स्टडी बी यूज फॉर? पायलट स्टडी वो होती है कि जिसमें हम बिफोर टाइम किसी चीज़ को, सैंपल को जज करने के लिए करते हैं। तो एनी प्रॉब्लम कैन बी एडजस्टेड टू चेक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर टू डिज़ाइन टेस्ट योर डिज़ाइन, यानी हर किसी भी जो हमने जो एक चीज़ तैयार की है, जो एक थ्योरी या कुछ भी तैयार किया है, तो हम उसमें देखते हैं कि कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या वो स्टैंडर्डाइज्ड है, क्या वो उसका जो डिज़ाइन, टेस्ट का डिज़ाइन वो ठीक है, सारी बातें उसमें आ रही होंगी। 44 क्वेश्चन है, डिस्कशन ऑफ रिजल्ट एंड फाइंडिंग इज़ फाउंड इन विच सेक्शन ऑफ रिसर्च प्रपोजल? तो देखिए डिस्कशन का, हम जो रिसर्च प्रपोजल होती है ना, तो ये एंड पे हम रिसर्च के अंदर हमारे पास जो डिस्कशन ऑफ रिजल्ट एंड फाइंडिंग है, ये प्रपोजल में नहीं होती, ये याद रख लें। हम जब थीसिस कर रहे होते हैं, थीसिस करने के लिए हम रिसर्च प्रपोजल जमा करवाते हैं कि मैं इस टॉपिक के ऊपर जो है ना मैंने ये काम शुरू किया, इस तरह कर रहा हूँ, तो ये मेरी, तो वहाँ पे हम डिस्कशन तो की बात तो नहीं करेंगे। डिस्कशन और कंक्लूजन फाइंडिंग तब होते हैं जब हमारा रिसर्च थीसिस कंप्लीट हो गया होता है। थीसिस के एंड पे कंक्लूजन या डिस्कशन का सेक्शन होता है, तो यहाँ पे प्रपोजल में नहीं होता, तो यहाँ नन ऑफ द दीज होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुश्किल भी है, क्योंकि वही कर सकते हैं जिन्होंने जिसका रिसर्च के साथ वास्ता रहा हो। 45 क्वेश्चन, डिस्कशन ऑफ रिजल्ट एंड फाइंडिंग इज फाउंड ओनली इन, ये नीचे उसी बात की क्लियरेंस आ गई है कि डिस्कशन, रिजल्ट्स और फाइंडिंग सिर्फ वहाँ पे होते हैं, रिसर्च रिपोर्ट में होते हैं, जो हम रिसर्च रिपोर्ट दे रहे होते हैं, यानी थीसिस दे रहे होते हैं, प्रपोजल में नहीं होते। 46 है, इन द डाटा एनालिसिस सेक्शन द रिसर्चर डिस्कस, रिसर्च जो डाटा एनालिसिस ये सेक्शन उसी में होता है, थीसिस में होता है, तो उसमें हम रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स पे बात करते हैं। 47 द मेंटल रैपिंग ऑफ कम्युनिकेशन मैसेजेस, मेंटल रैपिंग, देखिए मेरे पास एक मैसेज है और मुझे मिला, मैंने उसको मेंटल रैप यानी अपने मुताबिक उसको ढाल लिया, या मैंने किसी को, जैसे वो होता है ना डिजिटल की वर्ड में कि मैं फ़ोन पे किसी के साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं जो बात करता हूँ तो मेरी बात जो मोबाइल है वो फौरी उसको इनकोडिंग करेगा और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, और फिर वो अपनी जो है ना जो चैनल है उसके से जाते हुए जब अगले बंदे के मोबाइल रिसीवर पे जाएगा तो वहाँ डी कोड होगा, जैसे मैंने बोला वहाँ वैसे उसको सुनाई देगा। तो मैसेज को जो रैपिंग करना होता है ये इनकोडिंग होता है। गज़ाली जो थे ना, इमाम गज़ाली, ये सबसे ज़्यादा जो ना जो ग्रीक फिलॉसफी प्लाटो से ना बहुत ज़्यादा ये मुतासिर थे। प्रैग्मेटिज्म जो है ये एक अमेरिकन जो है ना जो फिलॉसफी है, और जॉन डेवी जो है ना उन्होंने ये फिलॉसफी दी थी। 50 क्वेश्चन है, जो फिलॉसफी की वो ब्रांच जिसका कंसर्न खूबसूरती के साथ होता है वो एस्थेटिक होता है, और जॉन डेवी जो है ये 1852 में जो है वो फौत हुआ था, 1952 में फौत हुआ था। और साइंटिफिक मैनेजमेंट जो थ्योरी है ये FW टेलर ने दी है, फ्रेडरिक टेलर ने दी है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और इसके अलावा फ्रेडरिक टेलर जो था ये खुद एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर था, ये एक इंजीनियर था जिसने ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी। और साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में जो टेलर था ना, इसने ये जो एम्प्लॉइज़ है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करता है कि ये एम्प्लॉइज़ जो हैं वो उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये चीज़ देख रहा होता है। इसी तरह एक और थ्योरी है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में थ्योरी में जो बात करता है उसमें वो ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जब एक एम्प्लॉइज़ की बात होगी कि एम्प्लॉइज़ कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो टेलर बात कर रहा होगा, उसका सारा फोकस, उसके 10 पॉइंट्स हैं, प्रिंसिपल हैं, वो सारे इसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉइज़ कैसे कैसे काम करते हैं, उनको कैसे मोटिवेट करना है, कैसे काम लेना है, तरीक़ेकार सारे उसने बताए हुए हैं। तो लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी है ये परफॉर्मेंस ऑफ, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करती है, एक पूरा कल्चर की बात कर रही होती है। 56 है, विच स्केल ऑफ मेजरमेंट प्रोड्यूस न्यूमेरिकल स्कोर इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट द मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखिए जब वो बात कर रहा है कि वो स्कोर, मैथमेटिकल स्कोर, अब यहाँ पे ये नहीं देख लेना कि यहाँ पे न्यूमेरिकल की बात हुई है तो हम सीधा जो है ना वो मेजरमेंट, हमारे पास 4 स्केल है ना मेजरमेंट, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल रेशो, तो हम नॉमिनल ऑर्डिनल लगा दें। उसने क्या बात की है, उसने कहा है कि मैनिपुलेट, जिनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिनके ऊपर हम बात करें, जिनको हम चेंजिंग कर सकते हैं, तो वो कौन से होते हैं, वो रेशो और इंटरवल होता है। देखिए जो नॉमिनल होता है वो जस्ट नेम होते हैं, और जो ऑर्डिनल होता है वो जस्ट रैंक होता है। तो हम उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं आ सकती जिसको हम तब्दील कर सकें, जिसको मैनिपुलेट कर सकें, जिसका हम कोई और मतलब अखज़ कर सकें। लेकिन जो रेशियो और इंटरवल है ये हमारे ऐसे स्केल हैं जिनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी जो थी मैक्स वेबर ने दी थी, और इसी तरह एक थ्योरी थी एक्स एंड वाई। एक्स थ्योरी कहती है कि जो एक्स थ्योरी के जो उनके प्रोस्पेक्टिव है वो कहते हैं कि एम्प्लॉइज जो होते हैं बहुत निकम्मे होते हैं, ये कामचोर होते हैं, इनसे ज़बरदस्ती काम लेना पड़ता है, ये काम करने से अवॉइड करते हैं, ये काम को नापसंद करते हैं, ये एवरेज पीपल होते हैं, ये थ्योरी एक्स कहते हैं। जबकि थ्योरी वाई जो इसी के जो है
अपोजिट है वो कहते हैं कि ये जो होते हैं एम्प्लॉइज़ बहुत अच्छे होते हैं, इनकी कैपेसिटी को जो है ना इन्हांस करना चाहिए, इनको ये क्रिएटिविटी और इनोवेशनल होते हैं, मतलब वो कहते हैं कि इनको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले तो ये बहुत अच्छा काम परफॉर्म कर सकते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, ये काम से मोहब्बत करते हैं। थ्योरी वाई टोटल पॉजिटिविटी की बात करती हैं। 60 are dash someone who advances organizational goal by influencing the attitude and action of the other। उसे लीडर कहते हैं कि हर वो शख्स जो किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सके, किसी दूसरे के एटीट्यूड को तब्दील कर सके, उसको एडमिनिस्टर कर सके, उसको लीड कर सके, उसको गाइड कर सके, उसमें तब्दीली लेके आ उसे लीडर कहते हैं। 61 द कम्युनिकेशन एक्सप्रेसेस इंफॉर्मेशन विदाउट वर्ड। वो कम्युनिकेशन जो बग़ैर अल्फाज के होती है उसे नॉन वर्बल, देखिए जब हम मुंह से बोल रहे होते हैं, अल्फाज के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उस कम्युनिकेशन को वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और जब हम गेस्चर, पोस्चर, एटीट्यूड, गेस, इस तरह के जो हम मतलब अपनी बॉडी लैंग्वेज जो यूज़ कर रहे होते हैं तो उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ब्लड प्रेशर जो है ना, ये एक रेशो स्केल है, ब्लड प्रेशर रेशो स्केल है, और यानी इसके अंदर जो है ना वो हमने वो रेशो में पढ़ा हो ना कि जिसमें 0 आता है, तो ये 0 इसका होगा, तो इस रेशो स्केल हो गए है। इसमें स्टिल कन्फ्यूजन थोड़ी है कि क्या ब्लड प्रेशर 0 भी हो सकता है, क्या 0 तो वो उस शख्स का होगा जो डेड हो गया होगा, तो लेकिन खैर ये क्योंकि 0 इसमें आता है तो ये रेशो स्केल ही होगा। ब्लड ग्रुप जो है ये खुद ब्लड ग्रुप का नाम ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, तो ए बी पॉजिटिव ये नॉमिनल स्केल होगा क्योंकि उसके अंदर जो है वो एक नाम है। लेटर ग्रेडिंग, ग्रेड इज़ एन एग्जांपल ऑफ लेटर ग्रेड जो दिए जाते हैं तो वो जैसे ग्रेड का मतलब ये होता है ना कि हम हाई और लो वैल्यू की बात कर रहे हैं, ग्रेड दे रहे हैं, तो ये ऑर्डिनल स्केल होगा। और 65 है द कम्युनिकेशन एक्सप्रेसेस इन्फॉर्मेशन थ्रू द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। जब लैंग्वेज का यूज़ होता है तो वो वर्बल कम्युनिकेशन होती है। 66 द कम्युनिकेशन एक्सप्रेसेस इन्फॉर्मेशन थ्रू द यूज़ ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन होगा, गेस्चर होगा, बॉडी लैंग्वेज होगी, टोन ऑफ वॉइस होगी, ये नॉन वर्बल होगा। और 67 द कम्युनिकेशन एक्सप्रेस आइडियाज़। जब आइडियाज़ की बात होगी थ्रू द स्पोकन वर्ड तो उसे हम आइडियाज़ को कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन, मतलब जब मुंह से बात कर रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं तो वो ओरल कम्युनिकेशन होगी। रिटन कम्युनिकेशन लिखने वाली, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो हम मैसेज पे कर रहे होते हैं। 68 है द कम्युनिकेशन एक्सप्रेसेस आइडियाज़ थ्रू द वर्ड दैट आर मीन टू बी रीड इन। तो जो जिसको वो कम्युनिकेशन जिसको हम रीड कर सकते हैं, इट मीन वो रिटन कम्युनिकेशन होगी। 69 को द कम्युनिकेशन थ्रू कंप्यूटर मॉडर्न फैसिमाइल मशीन वीडियो VTC का जो कंप्यूटर के जरिए हमारी कम्युनिकेशन होती है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी जिससे इलेक्ट्रॉनिक ईमेल वगैरह इस तरह। कम्युनिकेशन हेल्प टू अचीव। कम्युनिकेशन कहाँ हेल्प करती है? ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में हेल्प करती है। कम्युनिकेशन का पर्पज़ तो ये होता है कि हम एक खास मकसद के साथ बात कर रहे होते हैं, हमारे मकसद को हासिल करने में हमें हमारी मदद कर रही होती है। 71 है थ्रू कम्युनिकेशन प्रोसेस वो इंटरचेंज अवर थाट्स बाय। कम्युनिकेशन के जरिए हम क्या चीज़ अपने जो है ना वो थाट्स जो इंटरचेंज करते हैं, कैसे करते हैं? क्या स्पीच, राइटिंग, साइन, तो हर चीज़ हम कम्युनिकेशन प्रोसेस के जरिए जो है ना जो इंटरचेंज कर रहे होते हैं। 72 है कंसेप्ट ऑफ फ्री एजुकेशन। ये कार्ल मार्क्स ने फ्री एजुकेशन का कंसेप्ट दिया था। और अगर हमारे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में कहे तो 25 आर्टिकल जो है 18 अमेंडमेंट में वो मैट्रिक तक फ्री एजुकेशन की बात करता है। द ग्रेट फिलासफर अरिस्टोटल जो है वो 322 में फौत हुआ। तो ये याद रख लें कि ये इनके आपको जो है ना वो डेट ऑफ जो बर्थ और बर्थ डेट और डेथ ये आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे एंड पे चूँकि ये 3 बंदे हमें ज़्यादा पूछ जाते हैं, सोक्राट, प्लेटो, अरिस्टोटल। तो सबसे छोटा जो है ना वो अरिस्टोटल था और 322 में ये हुआ था। 384 में आई थिंक ये पैदा हुआ था और 322 में इसकी डेथ है। इस टोटल जो है ना ये ग्रीक था। और बीइंग साइंस ऑफ विजडम, जो साइंस ऑफ विजडम फिलासफी को जो है ना वो सर्च फॉर रियलिटी है। फिलासफी का मतलब ये है कि रियलिटी को सर्च करती है और इसका मतलब भी है लव फॉर विजडम है। और जो ट्रू फॉल्स टेस्ट ऑफ 7th क्लास कंप्राइज, जो हमारा एक क्राइटेरिया है ना कि अगर 30 क्वेश्चन हमारे पास हो ना MCQs और उसके जो टाइम दिया जाता है वो 15 मिनट्स दिए जाते हैं, हाफ टाइम हमारे पास होता है MCQs को हल करने के लिए। इट शोज़ द डिवीजन ऑफ डाटा विद द होल। तो जो डाटा को डिवीजन, देखिए हमारे पास ये पाई ग्राफ होता है कि जिसमें एक सर्कल सा होता है, उसके डाटा के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन दी होती है 10%, 5, 15 इस तरह एक सर, तो उसको हम पाई ग्राफ कहते हैं। द एवरेज मेजर ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड। अच्छा, ये जो जब हम पूरी पॉपुलेशन की एवरेज को देख रहे हैं तो उसे पैरामीटर कहते हैं। पूरी पॉपुलेशन है, उस पूरी से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं, पूरी पॉपुलेशन के को रिसर्च में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारे पास पैरामीटर होगा। वेरिएबिलिटी ऑफ द डाटा
वेरिएबिलिटी कहते हैं कि कहाँ कहाँ कितनी तब्दीली है, कितनी डाटा के जो हमने रिज़ल्ट हासिल किए हैं तो कहाँ पे कौन हाउ फार द रिज़ल्ट फार फ्राम द मीन, कि हमारा जो एवरेज रिज़ल्ट है उसमें से कितना जो किसी के इंडिविजुअल जो वैल्यू है वो हमारे जो एवरेज वैल्यू है उससे कितना दूर आ रही है, तो इसको वेरिएबिलिटी कहते हैं। तो इसे स्टैंडर्ड डेविएशन की ये डेफिनेशन भी बन सकती है। स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है रिसर्च की दुनिया में, कि इसमें हम यही बात कर रहे होते हैं कि जो हमारा कोई भी जो हमारी किसी इंडिविजुअल वैल्यू है वो एवरेज से जो कितनी दूर है, तो ये हम देख रहे होते हैं। 81 क्वेश्चन है, व्हेन डिड द सीज फायर ये हमारा जो इंडिया का के साथ जो कश्मीर का बॉर्डर है उसको सीज फायर ये 1949 में जो है ना वो सीज फायर लाइन जो है ना इस बॉर्डर को नाम दिया गया था। पाकिस्तान बिकम मेंबर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ILO लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर पाकिस्तान 1947 में बना था। और यूनेस्को और यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है ये पेरिस में है और यूनिसेफ न्यूयॉर्क में है। इसी तरह जो है रोटर ये UK की एजेंसी है। और जो आयरन लेडी कहा जाता है ये मार्गरेट थैचर जो एक फ़ीमेल थी उनको आयरन लेडी भी कहा जाता है। और मार्टन कॉपर एक शख्स था जिसने मोबाइल फ़ोन इन्वेंट किया था, मार्टन कॉपर इसने मोबाइल फ़ोन इन्वेंट किया था। ग्रीनविच टाइम जो स्टार्ट हुआ था ना इंग्लैंड के अंदर है ये लंदन में, तो ये 1884 में हुआ था। और हम 5 घंटे जो है ना हम जो इससे आगे आई थिंक इससे आगे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ इज़ नॉट लैंड लॉक्ड, तो अफ़गानिस्तान हमारे साथ हमसाया मुल्क है, ये लैंड लॉक्ड है, इसे कोई दरिया नहीं लगता। नेपाल इंडिया के गिर्द गिरा हुआ है, मतलब नेपाल यहीं ये हमारे जनूबी एशिया में आता है कंट्री, ये भी एक लैंड लॉक कंट्री है। न्यूजीलैंड भी लैंड लॉक्ड है। तो बर्मा जो है ना वो लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, वो समंदर के साथ टच करता है। 89 है, व्हाट डे इज़ ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली और 5 अक्टूबर टीचर डे के तौर पर मनाया जाता है। RSVP वो कहता है कि ये क्या है, रिटन एट द एंड ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन, ये एक आई थिंक ना उन्हीं का कोई है, फ्रेंच की कोई लैंग्वेज के रिलेटेड है। तो इसको बस आप ये याद RSVP याद ही कर लें। अच्छा, इसके बाद है नॉन चैलेंट जो है ना ये कहते हैं ठड्डे बंदे नॉन चैलेंट कूल पर्सन को कहते हैं। और कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट ये कीज़ जो है ना इनको फंक्शनल कीज़ कहते हैं। और जो इसके अलावा हमारे पास हॉटी कहते हैं हाई को, बहुत ज़्यादा जो गरूर करने वाला, बड़े मर्तबे वाला। और हम्बल कहते हैं आजिज़, इसका अपोजिट बताना था यहाँ पे। इसके बाद है x की 4 y की 2 और x स्क्वायर माइनस वाई के फार्मूला ओपन करके x प्लस वाई x माइनस वाई और यहाँ पे कीमत पुट करके हम इसको हल कर लेंगे। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन आसान सा है, आपने 2 किलोमीटर इधर चलना इधर, ये भी हो जाएगा। और उसके बाद गज़वा जो है इस्लाम की पहला गज़वा जो था गज़वा अबवा, इसको कहा जाता है, अगर अबवा ना हो तो फिर बदर हम लिखते हैं। दुनिया में सबसे पहला मसनवी निगार कौन था, तो मौलाना रूम जो है ना सबसे पहले जो मसनवी निगार दुनिया में उनको कहा जाता है। और ये शेर जो है ना दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे, करो बयान, तो ये अल्लामा इकबाल का है। और जो नाम किसी ख़ास वस्फ़ के लिए मशहूर हो जाए तो उसे लक़ब कहते हैं। और ख़ुद पसंदी किस शायर की तख्लीक है, ये असदुल्ला गालिब की, अल्लामा इकबाल भूल ना जाइएगा। ख़ुद पसंदी जो है ना असदुल्ला ख़ान गालिब की तख्लीक है। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा, कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।